Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? Welcome all of you in today's video and today's we are going to discuss 30 MCQs. Again, मैं MCQs का प्रथा चालू रख रहा हूँ. इनडायरेक्ट टैक्स के MCQs ऑलरेडी आपके साथ 70 MCQs डिस्कस कर चुके हैं लेस देन 70 मिनट्स में. 30 MCQs का एक वीडियो है, 40 MCQs का एक वीडियो है. प्लीज फटाफट अभी जाके चैनल में जाकर देख लो. 100% कवरेज है ICAI बुकलेट के साथ और आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे चला जाएगा. आप एक बार में MCQ सॉल्व कर लोगे. मेरे साथ साथ फुल्ली डिस्कस कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का आंसर का रीजनिंग, हर एक चीज डिस्कस हो रहा है. अगर मान लो कई क्वेश्चन, अगर कई प्रॉब्लम भी है, कई आंसर इधर उधर है, तो भी आपको डिस्कस करके बता दिया जा रहा है. इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले, जैसे स्टूडेंट का बात हो रहा था, सर जीएसटी का बता दिए, तो प्लस अब इनकम टैक्स का भी हमारे साथ डिस्कस करिए. तो भैया मेरे से रहा नहीं गया, फटाफट हम इनकम टैक्स का भी आज भी 30 मिनट्स में 30 MCQs डिस्कस करने वाले हैं. हो सकता है प्लस माइनस ऊपर नीचे लगे तो भैया माफ कर देना, बट 30 MCQs लेस देन 30 मिनट्स में टारगेट जरूर करूंगा, क्योंकि इस आज के MCQs में हम थोड़ा टैक्स लाइबिलिटी का सम्स है, टोटल इनकम का सम्स है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का सम्स है, न्यू रेट ऑफ टैक्स का सम्स है, वो सब डिस्कस करेंगे. तो आपके दिमाग में जितना भी क्लैरिफिकेशन है ना कि सर हमें न्यू रेट ऑफ टैक्स का सम्स बताइए, हमें न्यू रेट ऑफ टैक्स का सम्स दिखाइए, हमें एमटी का सम दिखाइए, सब कुछ आज हम डिस्कस करेंगे. टेंशन मत लो, सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे. तो फटाफट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 71 में. क्वेश्चन नंबर 71, सर ये MCQ बुकलेट ICAI के बुकलेट वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो. आराम से ICAI के वेबसाइट में जाओ, ICAI.org अंडर BOS नॉलेज पोर्टल जाओ, आराम से आप डाउनलोड कर सकते हो. विद आंसर्स है, लेकिन हम आपके साथ फटाफट क्वेश्चन के साथ साथ आपके साथ आंसर का रीजनिंग भी डिस्कस कर रहे हैं. तो आपको फुल कवरेज मिल जाएगा इस वीडियो में. फटाफट जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नहीं किए तो फटाफट जाओ. क्वेश्चन नंबर 71 आओ स्टार्ट करते हैं. Mr. Uttam presents you the following information. Mr. Uttam presents you the following data relating to his tax liability for assessment year 21-22. क्या क्या डेटा दिया देखो. टैक्स लाइबिलिटी एज पर द रेगुलर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज 15 lakhs. टैक्स लाइबिलिटी एज पर सेक्शन 115 जैसी बेसिकली ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के हिसाब से आपका टैक्स आ रहा है 12 लाख. और बताया कि AMT क्रेडिट जो आपके पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है वो है 5 लाख रुपीज. तो गाइज आपको पता है कि अगर आपका रेगुलर टैक्स ज्यादा है और आपका AMT टैक्स कम आ रहा है तो डेफिनेटली आप AMT क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हो. बट क्या आप पूरा 5 यूटिलाइज कर सकते हो? द आंसर इज नो. पूरा 5 यूटिलाइज नहीं कर सकते. आप 5 से कम यूटिलाइज कर सकते हो. कितना यूटिलाइज कर सकते हो? द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन which can happen is the difference between the AMT and the regular tax, which is 3 से ज्यादा यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज आप 3 माइनस करोगे 15 में से तो आपका मिनिमम टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा वो है 12. तो गाइज इन दिस केस आपसे पूछा व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर उत्तम. तो देखो अगर स्टूडेंट करके आएगा 15 माइनस 5 10 तो गलत हो जाएगा. 15 गलत हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 15 में से 3 यूटिलाइज करेंगे. मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उतना करेंगे जितना आपका AMT के नीचे नहीं जाए टैक्स. तो आपका आंसर आ रहा है 12. तो करेक्ट आंसर क्या है? व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर उत्तम? 12 लाख इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट ये मैंने एक्चुअली थोड़ा वर्किंग किया था, इसलिए आपको दिख रहा है. मैं इसको हटा देता हूं ताकि आप अपना माथा चलाइए, वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये. वेरी नाइस क्वेश्चन. मिस्टर नेकिन सान एजेड 43 ईयर्स प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इनकम डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एज फॉलोज. कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A 120 lakhs. कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 110 lakhs. अदर इनकम 520 lakhs. What shall be the tax liability of Mr. Nekin San as per the regular provisions of the Income Tax Act for the assessment year 21-22? बताइए इनकम टैक्स लायबिलिटी मिस्टर नेकिन सन का क्या होगा? 260.06 lakhs, 253.68 lakhs, 256.52 lakhs, 253.56 lakhs. सर बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. प्लीज थोड़ा सा इसके लिए अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगे और इसके कारण का वीडियो का लेंथ थोड़ा 30 मिनट से ज्यादा हो जाए तो प्लीज गाली मत देना बॉस. प्लीज कोसना मत कि सर ने 30 lakhs के 30 मिनट से कम बोला है, ऐसा मत करना प्लीज, ठीक है? क्योंकि इससे देखिए थोड़ा सम थोड़ा ऐसा ही है, तो थोड़ा टाइम लगा के अच्छे से डिस्कस करेंगे. कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112A. सर यहां पे तो 1 लाख के अबव 10% टैक्स लगता है. याद है? ये स्टूडेंट गड़बड़ करके आएगा. 1 लाख भूल जाएगा कि 1 लाख तक तो कैपिटल गेन पे टैक्स नहीं लगता. तो 120 में से 1 गया 119 लाख पे. 119 लाख पे 10% टैक्स निकाल दो, आ जाएगा 11.9 lakhs. क्या आ जाएगा टैक्स? 11.9 lakhs. ठीक है, पहले टैक्स निकालते हैं. कैपिटल गेन्स अंदर 111 इस पे तो 15% टैक्स लगेगा. सो 110 के ऊपर 15% टैक्स निकाल दो, क्योंकि 111 है, यह आ जाएगा 16.5 लाख. खाली टैक्स का बात कर रहे हैं. अब अदर इनकम 520 lakhs. तो 520 lakhs है, पता है ना कि 10 लाख तक के इनकम पे 1 लाख
12,500 रुपया टैक्स आएगा, अप टू 2.5 लाख नील, नेक्स्ट 2.5 लाख, 12,500, 5 लाख से 10 लाख, 1 लाख, तो 1 लाख प्लस 12,500 कितना हुआ, 1,12,500। 10 लाख के अबव कितना इनकम है, 520 में से 10 माइनस किए विच गिव्स यू 510, तो 510 लैक्स पे 30% टैक्स, 510 लैक्स पे 30% टैक्स विच इज कमिंग टू 153 लैक्स, विच इज कमिंग टू 153 लैक्स। तो 153 लैक्स प्लस 1,12,500 करो कितना आ रहा है, 153 लाख प्लस 1,12,500 करो कितना आ रहा है, इट इज कमिंग टू 154,125,000, 15 लाख 1,54,12,500, 1,54,12,500 ये आपका टैक्स आ रहा है। तो 1,54,12,500 आपका टैक्स आ रहा है। अब इसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, सरचार्ज। सर सरचार्ज अदर इनकम 520 लाख यानी 5 करोड़ से ज्यादा अदर इनकम, तो अदर इनकम अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो इसके ऊपर जो टैक्स आएगा इस पे 37% सरचार्ज लगने वाला है। तो आप क्या करो, अदर इनकम में जो टैक्स आ रहा है 1,54,12,500, इस पे आप 37 को और बढ़ा दो, तो 37% सरचार्ज ऐड करने के बाद मेरा यहां आंसर बचता है 2,11,15,125, 2,11,15,125 मेरा टैक्स प्लस सरचार्ज आ रहा है, टैक्स प्लस सरचार्ज। अब सर व्हाट अबाउट द सरचार्ज प्रोविजन इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स, यही तो मेन क्वेश्चन था कि सर ये जो दो टैक्स है 11.9 लाख ऑन 112A और 16.5 लाख ऑन 111A, इसके ऊपर सरचार्ज मैक्सिमम कितना होता है अपने पढ़ चुके, ये दोनों मिला के 120 प्लस 110 दैट इज 230 लाख, यानी 2 करोड़ से ज्यादा आपका स्पेशल इनकम कैपिटल गेन्स के अंदर जा रहा है, लेकिन इसका मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना होगा 15%। इन दोनों कैपिटल गेन के टैक्स के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज कितना होगा 15%, तो 11.9 प्लस 16.5 लाख यानी 28.4 लाख, 28.4 लाख यानी 28,40,000 आपका LTCG STCG पे टैक्स आ रहा है। इस पे आप 15% सरचार्ज बढ़ा दीजिए, इस पे आप 15% सरचार्ज बढ़ा दीजिए विच इज कमिंग टू 32,66,000, विच इज कमिंग टू 32,66,000। तो LTCG STCG पे जो टैक्स प्लस सरचार्ज है गाइज वो अलग कैलकुलेट होगा, वो 25-37% में नहीं आएगा, इसको मत भूलना। तो 32,66,000 में 2 करोड़ 11,15,125 इज कमिंग टू हाउ मच, 2,43,81,125, थोड़ा सा नंबर ऐसा ही है, 2,43,81,125 टैक्स प्लस सरचार्ज आ गया। अब इस पे टोटल पे आपको 4% सेस लास्ट में ऐड करना है, तो 1.04 हम 1.04 समझ गए ना, 4% सेस ऐड करके क्यूमुलेटिव आंसर आ रहा है 2,53,56,370, रफली 253.56 lakhs, तो 253.56 lakhs इज दी करेक्ट आंसर। इसमें आप प्लस 4% से और ऐड करोगे तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 253.56 lakhs। वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब मजा आ गया, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, 253.56 lakhs। अब बोला कंटिन्यूइंग टू क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट शैल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर निकिन्सन एज पर रेगुलर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इफ द अदर इनकम इज, ओ सर ये जो अदर इनकम है ना 520, अब ये देखो 5 करोड़ से कम है और 5 करोड़ से अदर इनकम कम है, तो यहाँ पे सरचार्ज कितना होगा बताओ, 25% होगा। 37% सरचार्ज तब होता है जब आपका अदर इनकम 5 करोड़ से ज्यादा, बट यहाँ पे अदर इनकम 5 करोड़ से कम है तो आपका सरचार्ज 37 से रिड्यूस होकर 25 हो जाएगा। तो गाइज यहां तक तो अमाउंट सेम रहेगा, 1,54,12,500 के ऊपर अपने को 25% सरचार्ज और ऐड करना है, विच इज कमिंग टू हाउ मच, विच इज कमिंग टू 1,92,65,625। दिस इज माई टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन अदर इनकम। सर कैपिटल गेन के ऊपर कोई चेंजेस आएगा, द आंसर इज नो, कि क्वेश्चन 72 को कंटिन्यू करने बोला, कैपिटल गेन जो है आपका है 32,66,000, इस पे कोई भी तरह का चेंजेस नहीं आएगा, खाली अदर इनकम के कारण कम हुआ है, तो अदर इनकम डेफिनेटली आपका कम हो जाएगा सरचार्ज रेट। तो 1,92,65,625 में से अपने 32,66,000 ऐड करेंगे तो दिस विल गिव अस 2,25,31,625। सर इतना नंबर तो कभी सोचे भी नहीं थे, करने जा रहे, वेरी गुड। ये सोचो कि आगे इतना आपका इनकम होगा, इस सोच के साथ पढ़ाई करिए, इस सोच के साथ मोटिवेट होइए। 2,25,31,625 पे अपने को क्या करना है, 4% सेस और ऐड करना है, तो इंटू 1.04 यानी 4% सेस और करेंगे तो अपना आंसर आएगा 234.32 या 33 भी कर सकते हैं, 32 या 33 लैक्स, 234.33। देखिए कुछ आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है, अपना कुछ मिस्टेक हुआ है क्या देख लो, 218.2, 221.03, 218.73,
एक बार प्लीज चेक कर लो। 480 लैक्स आपका क्या आ रहा है गाइस, देखो 480 लैक्स पे आपको 25%, देखिए 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में अगर आपका इनकम है तो आपका 25% सरचार्ज लगेगा। तो अदर इनकम जो है, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये सेम कैसे हो सकता है, देखिए मेरे से भी एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। देखिए ये 192 कैसे आएगा, ये 192 आ नहीं सकता क्योंकि ये तो 520 पे टैक्स है ना। अब आपको 480 पे टैक्स निकालना है, तो 480 पे टैक्स कैसे निकालेंगे सर, अदर इनकम 480 पे कैसे निकालेंगे, तो 480 में से आपने 10 लाख माइनस किया विच इज कमिंग टू 470 लैक्स, क्योंकि 10 लाख पे 1,12,500, तो 470 लैक्स पे 30% कितना है 470 लैक्स पे 30% टैक्स निकाल रहे हैं, आ रहा है 1 करोड़ 41 लैक्स, और 1 करोड़ 41 लैक्स में अपने 1,12,500 ऐड कर देंगे, तो विच इज कमिंग टू 1 करोड़ 42 लैक्स 12,500, 1 करोड़ 42 लैक्स 12,500। इसके ऊपर अपने को क्या करना है, 25% सरचार्ज भी ऐड करना है। इसके अपने को क्या करना है कि गाइस देखिए, अपने क्या किया 520 लैक्स का टैक्स पे कर दिए विच इज रॉन्ग, अपने को 480 लैक्स पे करना चाहिए। 480 लैक्स का टैक्स कितना आ रहा है 1 करोड़ 42 लैक्स 12,500, इस पे 25% सरचार्ज और जोड़ दो, कि सरचार्ज आपका आ जाएगा 1 करोड़ 77 लैक्स 65,625। अब इसके ऊपर आपको 32 लाख 66,000 जोड़ना है विच इज कमिंग टू 2 करोड़ 10 लैक्स 31,625, 2 करोड़ 10 लैक्स 31,625। इसके ऊपर आपको 4% सेस और जोड़ना है, तो आपका आंसर आ रहा है 218, आपका आंसर आ रहा है 218.73, 218.73। तो करेक्ट आंसर आया सी 218.73 लैक्स। ठीक है, तो गाइस 520 का 520 के हिसाब से आंसर निकाल दिया, 25% सरचार्ज, आई मीन 37% सरचार्ज, और यहां पे अपने 1.25 के हिसाब से यहां पे अपने आंसर निकाल दिया 25% सरचार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। मिस्टर बंधु एजेड 37 ईयर्स प्रोवाइड्स फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर 2021 एज फॉलोज। टेक्सटाइल बिजनेस इनकम है 22 लैक्स, बिजनेस लॉस है स्पेक्यूलेटिव का कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि वो खाली स्पेक्यूलेटिव इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस यहां से सेट ऑफ कर देंगे। बिजनेस इनकम ऑफ स्पाउस इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ बंधु, तो ये भी क्लबिंग में ऐड कर देंगे। तो देखो 22 में से आप -5 किए और +2 किए, तो 22 में से -5 किए लॉस, प्लस आपका बिजनेस इनकम और ऐड हो गया 2, तो विच इज कमिंग टू 19 लैक्स। 19 लैक्स में आपने 3 लाख का डिडक्शन लिया विच इज कमिंग टू 16 लैक्स, तो 16 लैक्स का हमारा टोटल इनकम आ गया, 16 लैक्स का हमारा टोटल इनकम आ गया। अब 16 लैक्स पे टैक्स निकाल लो कितना है सर, 16 लैक्स पे 10 लाख तक तो 1,12,500 है, 10 लाख तक तो 1,12,500 है, और 10 से 16 लाख कितना लाख है 6 लाख, 6 लाख पे 30% कितना, 6 लाख पे 30% कितना 18 लाख, तो 18 लाख में बहुत ध्यान से आराम से 1,12,500 22 - 5, देखिए आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। 22 लैक्स में से अपने 5 लाख बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर दिए, 17 लाख आया, 17 लाख में 2 लाख ऐड करना मत भूलना, 19 लाख आया, 19 लाख माइनस 3 लाख करना मत भूलना, चैप्टर 6 से डिडक्शंस माइनस करने, 16 लाख आया। 16 लाख के ऊपर पहले टैक्स निकालो, 16 लाख के ऊपर टैक्स निकालो, 16 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ रहा है, 16 लाख के ऊपर टैक्स निकालो, 16 लाख के ऊपर टैक्स कितना आ रहा है सर, यहाँ पे आपका बिजनेस लॉस यूटिलाइज के लिए स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम को कैरी फॉरवर्ड कर लिए, ये जो स्पाउस का बिजनेस इनकम है आप अपने बिजनेस इनकम में ऐड कर लिए, और 3 लाख का आप डिडक्शन ले लिए, तो 16 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है, 16 लाख माइनस 10 लाख कमिंग टू 6 लाख, 6 लाख पे 30% यानी 180, 180 प्लस 1,12,500 कमिंग टू 2,92,500, 2,92,500 आपका टैक्स लाइबिलिटी है। आप देखो TDS TCS एडवांस टैक्स टोटल मिला के आपने सब कितना एक्स्ट्रा प्रीपेड पेमेंट करके रखा है, आप 1 लाख प्लस 0.5 लाख यानी 1,50,000, 1,50,000 में आप 1,30,000 भी ऐड करेंगे विच इज कमिंग टू 2,80,000, विच इज कमिंग टू 2,80,000। ठीक है, तो इन दिस केस अपने को क्या करना है, अपने को ये समझ के चलना है, तो 1,12,500 में 1,12,500 में फिर से हम करते हैं, 1,12,500 में आपको 10 लाख का टैक्स आया, फिर 6 लाख के ऊपर आपका 1,80,000 का टैक्स आया। ठीक है, तो टोटल आ गया 2,92,500, इसके ऊपर आपको सेस ऐड करना है, तो 4% आप सेस ऐड करेंगे 292,500 पे, तो सेस लेके आपका आ रहा है 3,04,200, इसके ऊपर आप माइनस क्या करोगे जो आपका प्रीपेड टैक्सेस है, दैट इज 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 1,30,000 गिव्स यू 2,80,000, तो आप 3,04,000 में फाइनली आपको
2,80,000, 3,04,200 में से आपको 2,80,000 माइनस करना है, तो आपका अभी भी पेबल आएगा 24,200। तो आपसे पूछा आपका नेट टैक्स पेबल कितना, आपका नेट टैक्स पेबल 24,200 है। तो सेस ऐड करना मत भूलना, सेस के बाद आप फाइनली लास्ट में सारा प्रीपेड टैक्सेस माइनस करते हो। सर इतना अच्छा एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस हो रहा है ना, ये सब एग्जाम्स में आने का क्वेश्चन है। मिस्टर राज एजेड 32 ईयर्स प्रेजेंट्स टू द फॉलोइंग डेटा फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ग्रॉस रिसीट फ्रॉम बिजनेस कंडक्टेड इंटायरली थ्रू बैंकिंग चैनल्स ऑप्टेड फॉर सेक्शन 44AD। तो 70 लाख का आपने ऑप्ट किया 44AD और 70 लाख बैंकिंग चैनल से आया है। तो सर इसमें पीटीएस आप 6% के हिसाब से 44AD में आप 70 लाख के ऊपर 6%, दैट इज 4,20,000 आपका बिजनेस इनकम होगा। ठीक है। कैपिटल गेन्स 112 में 1 लाख के अबव आपको 10% टैक्स देना है, 111 में आपको 15% टैक्स देना है और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में आपको 30% टैक्स देना है। तो आपका टैक्स रेट भी अलग अलग है, सब अलग अलग है। आपको टैक्स लायबिलिटी पूछा है, तो बताइए 30% ऑफ 1 लाख कितना हो गया, 30,000 रुपया, कोई डिडक्शन कोई एग्जेम्पशन नहीं। कैप गेन्स अंदर 111 है 15%। सर 2.5 लाख का जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो आप अदर इनकम के साथ, बिजनेस इनकम के साथ यूटिलाइज कर लोगे। तो 4,20,000 में से अगर मैं 2.5 लाख माइनस करता हूं तो मैं नेक्स्ट स्लैब में कितना जाता हूं, 170। तो 170 में 5% में टैक्स दूंगा विच इज 8,500। 112 में 1 लाख तक पे मैं टैक्स नहीं दूंगा। एक्सेस 4 लाख पे 10% यानी 40,000। फिर 3 लाख के ऊपर मेरे को 15% टैक्स देना है विच इज कमिंग टू 45,000। तो टोटल टैक्स कितना आ रहा है, 8,500 प्लस 40,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 विच गिव्स यू 1,23,500। इसके ऊपर लास्ट में आपको सेस ऐड करना है प्लस 4%। तो आंसर आ रहा है 128,440। तो देखिए 75 का करेक्ट आंसर होगा 128,440, दैट इज ए। नेक्स्ट मिस्टर ए हुज टोटल सेल्स इज 201 lakhs, मतलब टर्नओवर 2 करोड़ क्रॉस कर गया है। प्रॉफिट डिक्लेयर किया 10 lakhs फॉर द फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर एडवांस टैक्स ये पीटीएस में तो जा नहीं सकता क्योंकि उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है, ये पीटीएस में जा नहीं सकता, तो इसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में एडवांस टैक्स देना। अगर ये पीटीएस में जाता तो एक इंस्टॉलमेंट एडवांस टैक्स देता। नेक्स्ट मिस्टर राज एक नॉन रेसिडेंट है, 65 ईयर्स का है, एक रिटायर्ड है, अर्निंग रेंटल इनकम ऑफ 40,000 पर मंथ फ्रॉम अ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन इंडिया, मतलब एचपी इनकम टैक्सेबल होने वाला है। वो कनाडा का रिसाइड करता है इसलिए रेसिडेंट नहीं है इंडिया का। अपार्ट फ्रॉम रेंटल इनकम उसका कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। क्या उसको एडवांस टैक्स देना है? सर अगर याद होगा आपको एडवांस टैक्स में अपने एक्सेम्पशन पढ़ा था, अगर एक इंडिया का रेसिडेंट है और खाली बिजनेस इनकम नहीं कमा रहा है, उसका बिजनेस इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है और वो सीनियर सिटीजन है 60 ईयर्स और वो सीनियर सिटीजन है, तो इन दैट केस उसको एडवांस टैक्स नहीं देना पड़ता। बट ये तो नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। नॉर्मल केस में एडवांस टैक्स लायबिलिटी 10,000 और मोर होगा तभी आपका लायबिलिटी आएगा, वरना आपका एडवांस टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगा। अब आप देखो इस नॉन रेसिडेंट का टैक्स लायबिलिटी इंडिया में कितना है। 40,000 इंटू 12 गिव्स यू 4,80,000। अब 4,80,000 इसका क्या हो गया, एक्चुअल रेंट। इसमें से ये उसका जीएवी हो गया। आपको 30% क्या करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना है। तो 480 में से आप 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके 1,44,000 करोगे। इसमें से आपका 480 में बचेगा कितना, 3,36,000। वेरी इंपॉर्टेंट। एजेड 65 ईयर्स है, एनआर है, तो बेसिक एग्जाम्पशन में 2.5 लाख ही होगा। तो 3,36,000 में अगर इसका टोटल इनकम आ रहा है तो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है। 86,000 इसका बचा, तो 86,000 इंटू कितना, 5% होगा। तो 4,300 प्लस सेस 4% मिला के भी सर इसका जो लायबिलिटी आएगा, सर इसमें रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, तो 10,000 से तो कम ही आ रहा है। तो क्या एडवांस टैक्स देने की दरकार है? द आंसर इज नो। No, he is not liable to pay advance tax as his tax liability in India is less than 10,000. No, he is not liable to pay advance tax in India as he has no income chargeable under PGB पे नहीं सर, ये खाली इंडिया का रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो करेक्ट आंसर बी है, ठीक है, करेक्ट आंसर बी है। तो 77 का करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट 78, मिस्टर एक्स रेसिडेंट इज ड्यू टू रिसीव 4.5 lakhs ऑन 31 March 2021 टूवर्ड्स LIC पॉलिसी का मेच्योरिटी प्रोसीड्स taken on 1/4/18 for which sum assured is 4 lakh and annual premium is 1,25,000। सर आपको ड्यू अमाउंट भी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा मिल रहा है। आपका सम अश्योर्ड 4 लाख है, तो ये 1010D में एग्जेम्प्ट भी नहीं है। आपको याद होगा TDS तब नहीं कटता है जब आपका मैच्योरिटी अमाउंट थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है या फिर आपका 1010D में इनकम एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पे तो 4 लाख है, 10% से ज़्यादा प्रीमियम आपने दिया 4 लाख का प्रीमियम से, तो डेफिनेटली ये मिस्टर एक्स के हाथ में तो TDS कटने वाला है। मिस्टर जेड एक रेसिडेंट है जिसको 95,000, ओ माय गॉड, ये तो थ्रेशोल्ड लिमिट से 1 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है। तो सर इसको जो भी पैसा मिल रहा है ना, व्हाटएवर द केस भी, जेड के हाथ में
टीडीएस नहीं कटने वाला। आपसे पूछा क्या, देखिए आपसे पूछा क्या है, यही पूछा है, क्या टैक्स कटेगा ऑन द इनकम कंप्राइज्ड इन मैच्योरिटी प्रोसीड्स पेबल टू एक्स एंड जेड? द आंसर इज नो। एक्स के हाथ में कटेगा, जेड के हाथ में नहीं कटेगा। क्या टैक्स कटेगा ऑन द इनकम कंप्राइज्ड इन मैच्योरिटी प्रोसीड्स पेबल टू मिस्टर एक्स? क्या एक्स में कटेगा? द आंसर इज यस। क्या टैक्स कटेगा पेबल टू मिस्टर जेड? द आंसर इज नो। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन इनकम कंप्राइज्ड इन मैच्योरिटी प्रोसीड्स पेबल टू आइदर एक्स और जेड। करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी कि मिस्टर एक्स को जब आप मैच्योरिटी प्रोसीड्स दोगे तो उसमें आपका टीडीएस कट जाएगा। ठीक है, और आपको याद होगा गाइस, हम लोग इनकम कंप्राइज देखते हैं, अपने इनकम कंप्राइज देखते हैं कि आपका इनकम पोर्शन क्या है, दैट वी सी। क्या देखते हैं? इनकम। कि आपका जो इनकम है वो अपने को देखना पड़ता है। ठीक है, इनकम मतलब जितना पॉलिसी वैल्यू आपको मिला और कितना इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया। Next, an amount of 40,000 was paid to Mr. X on 1st July 2020 towards fees for professional services without TDS। मतलब TDS आपने नहीं काटा 1st जुलाई से, यानी आपके ऊपर इंटरेस्ट लगने वाला है ऑन डिले इन डिडक्शन ऑफ TDS, दैट इज 1% पर मंथ। सब्सिक्वेंटली अनदर पेमेंट 50,000 1st मार्च को ड्यू हुआ, फ्रॉम विच टैक्स एट द रेट ऑफ 7.5%। आपको को पता है कोविड पीरियड तक 7.5% 31 मार्च तक चल रहा है, मतलब 25% कम हो गया तो 10% जहाँ लगता था वहाँ 7.5% TDS कट रहा है, अमाउंटिंग टू 6750। कैसे? 50 + 40 90,000 पेमेंट करना था आपको, आपका पेमेंट था, इसके ऊपर 7.5% आता है 6750। तो 6750 आपने क्या किया, TDS पूरा 90,000 पे डिडक्ट किया और नेट अमाउंट आपने सेम डे मिस्टर एक्स को पे कर दिया। लेकिन ये जो 6750 ये डिपॉजिट हुआ गवर्नमेंट को 22 जून को। बहुत ध्यान से, कब डिपॉजिट हुआ? 22 जून 2021 को। तो गाइस थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा ध्यान से समझना। आपने 40,000 पे आपको TDS काट लेना चाहिए था 1 जुलाई, बट आपने काटा कब? आपने 40,000 का जो टैक्स पार्ट है, देखो 40,000 में आपको 7.5% TDS काटना चाहिए था, विच इज 3,000, राइट। और इस 50,000 में आपको टैक्स अमाउंट अलग करना पड़ेगा क्योंकि आपका अलग अलग पीरियड है। ये 3750 आपको इसमें काटना चाहिए था। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो 3,000 आपको काटना चाहिए था 1 जुलाई को। ठीक है, आपने काटा कब? Subsequently, another payment was due to this on the entire was deducted 1st मार्च को आपने TDS काटा है। तो अल्टीमेटली आपका डीले इन डिडक्शन कितना है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी और फरवरी, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स फरवरी तक आपने डिले किया है। 3,000 टैक्स अमाउंट है, 1% पर मंथ इंटरेस्ट है ऑन डिले इन डिडक्शन। डिडक्शन तो लेट हुआ है ना, तो 3,000 पे डिले हुआ है फरवरी तक, तो 3,000 इंटू 1% इंटू 8 मंथ्स, तो 3,000 पे 1% इंटू 8 मंथ्स विच इज कमिंग टू 240 आपका डिले इन डिडक्शन ऑफ TDS आ गया ऑन 3,000। अब आप देखो 50,000 आपका 1 मार्च को ड्यू था और आप एक साथ 90,000 पे 7.5% 67, मतलब 1 मार्च को जो आप ड्यू था आपने TDS काट लिया, तो उसमें डिले इन डिडक्शन का कोई बात नहीं। बट अभी तक आपने डिपॉजिट नहीं किया, ना तो 3,000 वाला टैक्स ना तो 3750 वाला टैक्स, दोनों वाला आपने डिपॉजिट नहीं किया है। वो एक साथ आप डिपॉजिट कब करें? 22 जून को। यानी सर मार्च, अप्रैल, मई और जून 4 महीना आपका डिले हो रहा है डिपॉजिट में। तो वहां पे आपका इंटरेस्ट क्या है? 1.5%। वहां पे आपका इंटरेस्ट क्या है? 1.5% है और आपका मंथ्स कितना है? 4, बट आपका टैक्स पूरा है 6750 के ऊपर आपका टैक्स आपने अभी तक गवर्नमेंट को जमा नहीं किया है। तो 6750 पे आपका डिले इन डिपॉजिट एप्लीकेबल होगा, वो भी 1.5% के हिसाब से, वो भी 4 महीना के हिसाब से, वो भी 4 महीना के हिसाब से, विच इज कमिंग टू 405। तो 405 प्लस 240 अपना ये जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 645। ये टोटल इंटरेस्ट है जो अपने को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, ये टोटल इंटरेस्ट है जो अपने गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट ऑन और बिफोर 15th मार्च इज अवेलेबल टू द एसएससी कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। बेनिफिट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट, आपको एडवांस टैक्स एक इंस्टॉलमेंट में देना है, वो भी 15th मार्च के पहले देना है। ये किस एसएससी को ये बेनिफिट मिलेगा? इज अवेलेबल टू एसएससी कंप्यूटिंग प्रॉफिट्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। जो 44 AD में है खाली उनको मिलेगा, जो 44 AD एंड 44 ADA में दोनों है दोनों को मिलेगा, कि जो 44 AD 44 A में है उनको मिलेगा, कि 44 AD 44 AD 44 A तीनों में उनको मिलेगा। करेक्ट आंसर इज बी। जो पीटीएस बिजनेस में ऑप्ट करके रखे हैं और जो प्रोफेशन में ऑप्ट करके रखे हैं दोनों को इसका बेनिफिट मिलेगा। Mr. Ramesh, Mr. Mahesh and Mr. Suresh jointly owned a flat in Mathura which was let out to Dr. Rajesh from 1st April 2020. ठीक है, the annual rent paid by Dr. Rajesh to the flat was 5,40,000। बहुत ध्यान से,
क्या हुआ देखिए, मिस्टर रमेश एंड सुरेश तीनों फ्लैट के जॉइंट ओनर्स है मथुरा में, जो कि राजेश को लेट आउट किया गया फ्रॉम 1 अप्रैल। ठीक है, एनुअल रेंट जो राजेश ने पे किया फॉर द फ्लैट वॉज 5,40,000, जो इक्वली क्रेडिट हुआ उनके अकाउंट में। मतलब 5,40,000 टोटल फ्लैट का रेंट है, जो हर एक ओनर को, मतलब 5,40,000 में अगर मैं डिवाइड बाई 3 करूं तो सबको 1.8 लाख, 1.8 लाख और 1.8 लाख इक्वली राजेश ने क्रेडिट कर दिया उनके अकाउंट में। राजेश ने फिर टैक्स कंसल्टेंट से पूछा क्लैरिटी लेने के लिए, क्या उनको टीडीएस काटना ऑन द पेमेंट ऑफ रेंट। ही इन्फॉर्म्ड हिज कंसल्टेंट दैट ही ऑक्यूपाइड सच फ्लैट फॉर पर्सनल अकोमोडेशन एंड हिज रिसीव्स फ्रॉम प्रोफेशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 58 लाख। मतलब ये बोल दिया, देखो मेरा पिछले साल टैक्स ऑडिट के लिमिट से ऊपर टर्नओवर था जो आपको चाहिए। बेसिकली आपका लिमिट 50 लाख या 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। इन केस ऑफ बिजनेस 1 करोड़, इन केस ऑफ प्रोफेशन 50 लाख। अगर उससे ज्यादा आपका लिमिट ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको टीडीएस काटने के लिए रिक्वायरमेंट है। और जब आप टीडीएस काट रहे हो तो 1.8 लाख, 1.8 लाख और 1. तीनों पे आप एक साथ 5,40,000 क्रेडिट कर रहे हैं अकाउंट में। तो क्या आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट है? एज अ टैक्स कंसल्टेंट यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। तो गाइज मुझे बताइए यहां पर हमें क्या पड़ा था सर, रेंट पेमेंट पे 194I में 2,40,000 पर एनम पर ओनर पर पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो रेंट, तब आपको टीडीएस काटना पड़ता है। बट यहाँ पे तो आप 1,80,000 पर कर रहे हो, तो कभी भी पर फ्लैट नहीं देखा जाता, पर पर्सन देखा जाता टीडीएस में। तो नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड सिंस द रेंटल इनकम टुवर्ड्स फ्लैट इज ऑक्यूपाइड फॉर पर्सनल पर्पस। ये कोई कारण नहीं है। टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स सिंस द रेंट पेमेंट एक्सीड्स 2,40,000 नहीं। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स सिंस द रेंट क्रेडिटेड टू ईच कोनर इज लेस देन 2,40,000। दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हर एक ओनर का जो रेंट पेमेंट का लिमिट है वो 2,40,000 और 2,40,000 से कम आपने दिया है रेंट, तो किसी को भी आपको टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा सवाल। मिस्टर निहार ने एक सेविंग्स अकाउंट मेंटेन किया, एक करंट अकाउंट मेंटेन किया एक बैंक में। आपको डिटेल्स ऑफ विड्रॉल वेरियस डेट्स में दे दिया गया है। सर कुछ याद है आपको? 194N पे टीडीएस कसता है। कैश विड्रॉल्स एक्सीडिंग 1 करोड़ पे 2%। एक्सीडिंग 1 करोड़ ओवरऑल जितने भी अकाउंट्स आप उस बैंक में मेंटेन कर रहे हो, उससे जितना कैश विड्रॉल साल में 1 करोड़ से ज्यादा कर रहे हो, तो साल में जितना एक्सेस विड्रॉल है उस पर 2% टीडीएस कटेगा। यही ये प्रोविजन बोलता है। कैश विड्रॉल आपको पूरे साल भर का दे दिया है। सेविंग्स अकाउंट में इतना है, करंट अकाउंट में इतना है। निहार रेगुलरली रिटर्न फाइल करता है। इज मेरा बैंक लिमिटेड रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ऑन द विड्रॉल्स मेड बाय मिस्टर निहार ड्यूरिंग दिस ईयर? इफ यस, व्हाट वाज द हाउ मच टीडीएस विल बी डिडक्टेड? तो सर मेरे को इसका टोटल बस बता दो कि टोटल कितना विड्रॉल हो रहा है। तो 15 लाख प्लस 20 लाख प्लस 35 लाख प्लस 25 लाख प्लस 38 लाख प्लस 22 लाख गिव्स मी 155 लाख प्लस 5 लाख, तो 160 लाख आपका टोटल विड्रॉल हो रहा है करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट दोनों मिला के। यहाँ पे आपको 100 लाख तक का एग्जेम्पशन है, मतलब थ्रेशोल्ड है। बैलेंस जो 60 लाख है इस पे 2% टीडीएस कटेगा, और जिस पे आ जाता है आई थिंक 1,20,000 आपका टीडीएस कटेगा। 60 लाख के ऊपर 2% टीडीएस कटेगा। तो करेक्ट आंसर क्या देखिए? करेक्ट आंसर टीडीएस 460 नहीं। नो टीडीएस इज नॉट रिपीटेड बिकॉज इट इज नॉट नाइदर इन सेविंग नॉट, ऐसा नहीं है। टीडीएस ऑफ 1,20,000 इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। करेक्ट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, मिस्टर झा एक एफएक्स लिमिटेड का एम्प्लॉय है। उसके 60 ईयर्स ने अटेन कर लिया एज। 15 मई को ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया एंड उसको सैलरी इनकम मिल रहा है 5 लाख का, कंप्यूटेड है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद। उसको ड्यूरिंग द ईयर वो 7 लाख रुपए लॉटरी इनकम से भी कमा रहा है। उसका एडवांस टैक्स लायबिलिटी बताओ। अज्यूम करो कि ही डज नॉट ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115B, न्यू रेट ऑफ टैक्स में नहीं जा रहा। यहां पर अगर आपको याद है, अगर कोई रेसिडेंट है इंडिया का और सीनियर सिटीजन है, पीजीबीपी इनकम से कोई इनकम नहीं आ रहा है, उसका खाली कैजुअल इनकम आ रहा है, तो इन दैट केस उसके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा हम लोग सेक्शन 207 में पढ़े थे कि किसको किसको एडवांस टैक्स देने की लायबिलिटी है। तो जो इंडिया का रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है, देखो उस केस में उसका सैलरी इनकम आ रहा है और लॉटरी इनकम आ रहा है, उसका पीजीबीपी इनकम नहीं आ रहा है। अदर देन पीजीबीपी इनकम उस साल आ रहा है, उसका इंडिया का रेसिडेंट है, सीनियर सिटीजन है, तो उसको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। उसको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ये एबीसी जो तीनों है ये कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा डी। करेक्ट आंसर होगा डी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए 84, मिस्टर पी इज अ प्रोफेशनल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग अ सम ऑफ 2 लाख एज रेंट फॉर यूज ऑफ बिल्डिंग टू मिस्टर हर्षित, अ रेसिडेंट फॉर द मंथ ऑफ February 2021. द ग्रॉस रिसीट ऑफ मिस्टर पी आर एज अंडर फ्रॉम 1 April 19 to 31 March 20 55 लाख। यानी सर पी एक प्रोफेशनल, उसको 2 लाख रेंट देना है बिल्डिंग के लिए। मिस्टर हर्षित को एक रेसिडेंट है, एक मंथ के लिए ये जो रेंट है 1 महीना का 2 लाख का रेंट है। ग्रॉस रिसीट मिस्टर पी का है। पिछले साल बोल रहा है कि देखो मेरा 50 लाख से ज्यादा का
ग्रॉस रिसीट था मतलब मेरा लिमिट से ज़्यादा था पिछले साल। तो मेरे को बताइए क्या वो पर मंथ रेंट एक 194 IB बोल के भी सेक्शन है कि जिसको 194 आई में TDS काटने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसका पिछले साल टर्नओवर उतना नहीं था तो 194 IB में आएगा। बट अगर वो TDS काटने की रिक्वायरमेंट था तो 194 आई में आएगा। तो ये बताइए किस में रहेगा? सिर्फ पिछले साल तो 50 लाख से ज्यादा, तो ये 194 आई में रहेगा। 194 आई का लिमिट क्या है? 2,40,000 पर एनम तक अगर आप किसी को भी रेंट दे रहे हो तो आपको TDS नहीं काटना है। सर यहाँ पे आप 2,40,000 से ज्यादा दे रहे हो क्या? नहीं, भले ही आप एक महीना के दियो बट एक साल में तो आप 2,40,000 से कम दिए ना, आप 2 लाख ही तो दिए ना। तो मुझे बताइए करेंट ईयर में आपका टर्नओवर से हमको मतलब नहीं है। वेदर पी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर TDS फ्रॉम द रेंट ऑफ 2 लाख पेबल टू अर्षित? द आंसर इज नो। 194 आई में गिरा। अगर मान लीजिए पिछले साल में इसका टर्नओवर 50 लाख से कम होता ना, तब ये 194 IB में TDS काटने की रिक्वायरमेंट होता, क्योंकि वहां पे जो लिमिट है वो 50,000 पर मंथ से ज्यादा का लिमिट है। वहां पे 2,40,000 पर एनम का लिमिट नहीं है। तो 194 IB लेकिन तब आएगा जब आप 194 आई में फॉल नहीं कर रहे, बट यहाँ पे तो 194 आई में फॉल कर रहा है। तो अगर आप 194 आई में फॉल कर रहा है तो मेरे को 194 आई के से 2,40,000 पर एनम का लिमिट मिलेगा, जो इस केस में 2,40,000 से कम है। तो इन दैट केस इस केस में मुझे TDS काटने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स। नेक्स्ट, मिस्टर ए के पास 2 बैंक अकाउंट है, एक ICICI बैंक में और HDFC बैंक में। फ्रॉम 1 सितंबर टिल 31 मार्च 21 उसने विड्रू किया फॉलोइंग अमाउंट इन कैश फ्रॉम बोथ द अकाउंट। देखिए 194 हमेशा बैंक वाइज एप्लीकेबल होता है। एक बैंक में आपका कितना अकाउंट है वो लोग 1 करोड़ का लिमिट जो है बैंक वाइज ऑब्वियसली मिलेगा क्योंकि बैंक TDS काटता है। HDFC बैंक में आपने 50 लाख का विड्रॉल किया तो 194N तो इसके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ से कम है। लेकिन ICICI बैंक आपने 100 लाख से ज्यादा विड्रॉ किया है तो जो डिफरेंस है 20 लाख का उसके ऊपर आपको 2% TDS कटेगा। ये मैं खुद से सोच रहा हूं कि आई थिंक एग्जाम में यही पूछेगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बाय एन बाय बोथ द बैंक वाइल मेकिंग पेमेंट इन कैश टू मिस्टर ए, अज्यूमिंग कि ए ने रिटर्न फाइल किया है पिछले 3 साल में 17, 18, 18, 19 और 19, 20। वेरी गुड सर। अगर ये रिटर्न फाइल नहीं होता तो याद है आपको फाइनेंस एक्ट 20 ने एक स्पेशल मॉडिफिकेशन किया कि आपका जो TDS लिमिट होगा फिर वो 20 लाख से स्टार्ट हो जाएगा, 20 लाख से 50 लाख, फिर 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ से ज्यादा। कुछ याद आ रहा है? बट इस चलो रिटर्न ए प्रॉपर फाइल किया तो इसके ऊपर नॉर्मल सेक्शन ही एप्लीकेबल होगा, मॉडिफिकेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन दिस केस HDFC बैंक में तो उसका कोई TDS नहीं कटने वाला क्योंकि 1 करोड़ से कम है। बट ICICI बैंक में उसका 20 लाख का 2% कितना हुआ? इट्स 40,000। तो 40,000 ICICI बैंक TDS काट लेगा, HDFC कोई TDS नहीं काटेगा। नेक्स्ट, मिस्टर राम ने एक प्रॉपर्टी एक्वायर किया है चेन्नई में फ्रॉम मिस्टर सत्याम रेसिडेंट फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 85 lakhs ऑन 23 August 2020। ऑन द सेम डे मिस्टर राम made 2 separate transactions, thereby acquiring a urban plot in Gwalior from Mr. Vipun, a resident, for a sum of 50 lakhs and a rural agricultural land from Mr. Danish, a resident, for a consideration of 75 lakhs. आपसे पूछा बताओ which of the following statements are true, assuming that in the consideration amount as aforementioned all the charges incidental to a transfer of immovable property are included. सर अगर आपको याद होगा मैं आपको बता रहा हूँ ये 194 IA का सवाल है। 194 IA क्या बोलता है? अगर हम एक्विजिशन कर रहे हैं कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी और 50 लाख से ज़्यादा का मेरा कंसिडरेशन आ रहा है तो हमें 1% TDS काटना पड़ेगा। तो राम एक चेन्नई वाला प्रॉपर्टी खरीदा है, एक रेसिडेंट फॉर, अब इसमें देखिए एग्रीकल्चर लैंड कवर नहीं, एग्रीकल्चर लैंड पे TDS नहीं कटेगा। लेकिन इसने जो अर्बन प्लॉट ग्वालियर में खरीदा है फॉर अ सम ऑफ 50 lakhs, फॉर अ सम ऑफ 50 lakhs। तो इन दिस केस मेरा बात बहुत ध्यान से सुनना, 50 lakhs में खरीदा है। यहाँ पे चेन्नई में सत्याम में राम ने एक और प्रॉपर्टी सत्याम से खरीदा है। ऑन द सेम डे राम ने 2 ट्रांजैक्शन किया है, यहाँ पे सम ऑफ 50 लाख खरीदा है। तो सर इन दिस केस 3 ट्रांजैक्शन हिसाब से हो रहा है कि एक ऑलरेडी खरीदा है सत्यम से रेसिडेंट फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ 85 लाख, तो ये तो 50 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे तो TDS काटना ही पड़ेगा। लेकिन जब वो अर्बन प्लॉट खरीदा है ग्वालियर से, और ग्वालियर में जो रहता है अर्बन प्लॉट विपुन से खरीद रहा है, और रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे तो TDS कटेगा ही नहीं। तो इन दिस केस लेट्स सी, नो TDS इज रिक्वायर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द 3 पेमेंट्स, ऐसा तो नहीं है। TDS एज द 1% रिक्वायर्ड ऑन द 3 पेमेंट्स, ऐसा भी नहीं है क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं कटेगा। TDS at the rate of 1% on 85 lakhs and 50 lakhs are attracted. No TDS on payment of 75 lakhs for acquisition of agricultural land, and TDS at the rate of 1% on 85 lakh is attracted. No TDS on the payment of 50 lakhs and 75 lakhs. No TDS on the payment of 50 lakhs and 75 lakhs. अब इसमें गाइस थोड़ा ध्यान से देखो, हमें 194 में पढ़ा गया कि देखो 50 लाख का आपका इंडिविजुअल लिमिट है, तो 50 लाख से ज्यादा का अगर आपका कंसिडरेशन नहीं है तो आपको TDS नहीं काटना है।
50 लाख तक उसमें एक तो प्रोविजन था, 50 लाख से कम होना चाहिए तब आपको टीडीएस नहीं काटना है, 50 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो इन दिस केस देखिए एग्जैक्ट 50 लैक्स है, तो अगर एग्जैक्ट 50 लैक्स है और 85 लैक्स है तो ये दोनों 50 लाख और मोर है। तो अगर ये 50 लाख और मोर है तो यहां पे आपको टीडीएस काटना पड़ जाएगा, यहां पे आपको टीडीएस काटना पड़ जाएगा। यानी 75 लैक्स में तो आपको टीडीएस नहीं काटना, बट आपको 85 लैक्स पे और आपको 50 लैक्स पे टीडीएस काटना पड़ेगा। 85 लैक्स और 50 लैक्स पे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? टीडीएस एट द रेट ऑफ 1% ऑन 85 लैक्स एंड 50 लैक्स अट्रैक्ट होगा, बट नो टीडीएस ऑन द पेमेंट ऑफ 75 लैक्स फॉर एक्विजिशन ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड लगेगा। Next, which of the following details या evidences are required to be furnished by an employee to his or employee in respect of deduction of interest under the head HP when the employer is estimating the total income of the employee? Wow! TDS जो 192 में आपका कटता है उसमें आपको एम्प्लॉयर को 12BB में HP से रिलेटेड कुछ डिटेल्स देना पड़ता है। आपसे पूछा बताओ आपको क्या क्या डिटेल्स देना पड़ेगा? तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल और पेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल और पेड, नेम ऑफ द लेंडर, एड्रेस ऑफ द लेंडर, पैन और आधार नंबर या टैन ऑफ द लेंडर। आई कैन अंडरस्टैंड अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट थोड़ा सा दिमाग लगा के आप चाहते तो आप ये क्वेश्चन कर पाते, आप चाहते तो आप ये क्वेश्चन कर पाते, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछ लेगा, रेट करके क्या करेगा? रेट तो जब आप अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी दे दिए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने कोई मतलब ही नहीं है। जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया है आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपने बता ही दिया। नेम ऑफ लेंडर ऑब्वियसली चाहिए होगा, नेम ऑफ लेंडर ऑब्वियसली चाहिए होगा, उसका एड्रेस भी चाहिए होगा और लेंडर का पैन भी चाहिए होगा। जब पैन और आधार मिल गया तो टैन का क्या करेंगे? तो ये तो ऑब्वियस एकदम रिक्वायर्ड नहीं था, ये तो ऑब्वियस एकदम रिक्वायर्ड नहीं था। नेम आपको चाहिए ही, एड्रेस आपको चाहिए, तो ऐसा देखो 134 वाला कौन सा ऑप्शन है? तो मेरे को तो यही लगा 1345, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यार ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, टैन क्यों चाहिए, अरे हमको इसको टैन क्यों चाहिए, हमको उसका पैन चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, नेम तो चाहिए चाहिए। तो 3, 4, 5 मुझे इसी में दिखा और 1 ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1, 3, 4 एंड 5। मिस्टर एक्स पेड फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 40,000 टू मिस्टर वाई हु इज एंगेज्ड ओनली इन बिजनेस ऑफ ऑपरेशन कॉल सेंटर। तो कॉल सेंटर बिजनेस में जो उसके लिए खाली 2% टीडीएस कटता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 88 का डी। लेकिन गाइज आपको बता दूं 25% अभी कोविड का रिडक्शन बोल के दिया है, तो 2% में आप 25% कम करोगे तो 0.5 कम हो गया, तो आपका आंसर हो गया 1.5। तो अभी करेंटली क्योंकि कोविड का पीरियड है 14 मई 20 से 31 मार्च 21 के बीच में जितने भी पेमेंट्स होंगे उस पर 25% कम हुआ ऑन ऑलमोस्ट ऑल सेक्शंस। तो ये 2% नहीं होगा, ये इफेक्टिवली एज ऑन डेट अभी 1.5 हुआ क्योंकि कोविड की वजह से 25% अभी कम रेट चल रहा है। ठीक है, बट बाद में मे बी जब नवंबर 21 के एग्जाम्स के लिए अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आपके लिए 1.5 ही, अब 1.5 नहीं 2 ही होगा, बिकॉज ये 31 मार्च 21 के बाद ये रेट इनऑपरेटिव हो जाएगा। अभी तक तो ये लग रहा है अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड नहीं करा तो। 89, एन इंटीरियर डेकोरेटर हु हैज ऑप्टेड फॉर पीटीएस अंडर 44 एडीए, क्या वो एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर 15 मार्च देगा कि क्या वो एडवांस टैक्स देगा ही नहीं, कि वो एडवांस टैक्स देगा इन 3 इंस्टॉलमेंट्स की 4? सर डेफिनेटली वो 89 में एक ही इंस्टॉलमेंट देगा, 44 AD है, एक इंस्टॉलमेंट देगा, वो भी लास्ट 15 मार्च 21 के पहले। ठीक है। 90, अ फर्म पेज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इट्स रेसिडेंट पार्टनर्स, द सैलरी एंड इंटरेस्ट पेड फॉल विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर 40B। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू? एक फर्म ने क्या किया, सैलरी दिया है और इंटरेस्ट दिया है अपने पार्टनर्स को, सैलरी इंटरेस्ट जो पेड है वो लिमिट के अंदर है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? बहुत ध्यान से, फर्म ने सैलरी इंटरेस्ट दिया अपने पार्टनर को, सैलरी नहीं है ये। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192 ऑन सैलरी एंड 194A ऑन इंटरेस्ट। बिल्कुल गलत सर, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अपने पढ़े थे टीडीएस में, एप्लीकेबल ही नहीं है। टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन 190, बिल्कुल गलत। नो टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन सैलरी बट टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड ऑन 194A ऑन इंटरेस्ट। सर क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। सर बताइए मेरे को 194A में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल में क्या टीडीएस कटता है? सर 194A में हम लोग पढ़िए नहीं कटता है। सर सैलरी जब फर्म अपने पार्टनर को दे रहा है तो मुझे बताइए इन दिस केस क्या कोई सर ये तो एक तरीके से सैलरी नहीं है, तो क्या सैलरी में कोई टीडीएस कटेगा? द आंसर इज अ क्लियर नो, नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड ऑन आइदर सैलरी और इंटरेस्ट। नेक्स्ट, मिस्टर एक्स एक रेसिडेंट इंडियन है, उसने 10,000 लॉटरी में जीता, लॉटरी में 10,000 जीता है भाई। लॉटरी के केस में आपको याद होगा 194BBB में 10,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट है। क्या टैक्स डिडक्टेबल 194B क्या टैक्स डिडक्टेबल 194B एट द रेट 30.9?
कि नो टैक्सेस डिडक्टेबल कि नन ऑफ द, करेक्ट आंसर क्या है? नो टैक्सेस डिडक्टेबल, क्योंकि 10,000 तक का थ्रेशोल्ड लिमिट है, टीडीएस नहीं कटेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस में कोटिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू द सेट ट्रांजैक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग अ बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट विद अ बैंक, applying to a bank for issue of credit card, payment of 40,000 to mutual fund for purchase of units, cash deposit with the post office of 1 lakh during a day, a fixed deposit with 30,000 with the NBFC registered with RBI aggregating to deposits up to 3,50,000 for the financial year up to the date of deposit, sales of the shares of unlisted company for an amount of 60,000। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है गाइज, मतलब मजा आ गया, इतना अच्छा सवाल है। आपको बोला है कि बताओ पैन किस में चाहिए? क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड में तो चाहिए। सेविंग बैंक अकाउंट खुलाने के लिए विद अ बैंक आपको पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है कोड करना। 40,000 का लिमिट म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 है, 40,000 नहीं है। कैश डिपॉजिट अगर आप एक पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो 1 लाख रुपए, ऑब्वियसली उसके लिए भी आपको पैन कोड करना जरूरी है। अनलिस्टेड कैश में 2 लाख की लिमिट है, 60,000 की लिमिट नहीं है, तो वहां पे डेफिनेटली आपका पैन कोड नहीं करना है। फिक्स डिपॉजिट ऑफ 30,000 विद एनबीएफसी रजिस्टर्ड विद आरबीआई एग्रीगेटिंग टू टोटल डिपॉजिट टू 3,50,000 और मोर। सर ना तो ये टोटल डिपॉजिट की लिमिट में क्वालिफाई हुआ, ना तो ये इंडिविजुअल एफडी की लिमिट में क्वालिफाई हुआ। तो इन दिस केस करेक्ट आंसर क्या है? 2 और 4। करेक्ट आंसर क्या है? 2 और 4। और बाकी केस में पैन कोड करना कंपलसरी नहीं है। An individual client has consulted you on the matter of PAN. He is carrying on the business of sale and purchase of electronic appliances. His turnover is 3 lakhs, likely to exceed 5 crore में आपको 5 लाख में लेना पड़ता है। And profit is 75,000 for the year. He has asked you to provide him threshold of turnover if any exceeding which has to apply for PAN. Sir, more than 5 लाख। Correct answer is 93D। 5 लाख से ज़्यादा होते आपको पैन अप्लाई करना होता है। मिस्टर जेड एक सैलरी इंडिविजुअल है, उसका टोटल इनकम 8 लाख है। असेसमेंट ईयर, ही फर्निशेज द रिटर्न ऑफ फॉर असेसमेंट ऑन 28 अगस्त। बहुत ध्यान से, एक सैलरी इंडिविजुअल है, इसका ड्यू डेट क्या होना चाहिए? 31 जुलाई, बट ये 28 अगस्त में दे रहा है, यानी सर इसका टोटल इनकम भी 5 लाख से ज़्यादा है, लेकिन ये दिसंबर के पहले दे रहा है, तो उसको 5,000 देना पड़ेगा 234F में। इसको 5,000 देना पड़ेगा 234F में। अगर ये 5 लाख तक होता ना टोटल इनकम, तो ये फीस हो जाता अप टू 1,000 rupees. Next, Arun's gross total income for previous year 2021 is 2,45,000. He deposits 45,000 in PPF. He pays electricity bill aggregating to 1.2 lakhs. Very important. 1,20,000 का वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता है। कुछ याद आ रहा है सर? भले ही उसका ग्रॉस टोटल इनकम देखिए 2,45,000, मतलब बिफोर चैप्टर 6 से डिडक्शन ही, विदाउट गिविंग इफेक्ट टू चैप्टर 6 से डिडक्शन का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम इनकम आ रहा है। लेकिन आई एम सो सॉरी सर, वो 1 लाख रुपए से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा है, तो उसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अरुण इज रिक्वायर्ड टू फाइल इज रिटर्न सिंस हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सीड 1 लाख रुपीज। तो करेक्ट आंसर क्या है? डी। सर इलेक्ट्रिसिटी बिल के कारण उसको कंपल्सरी फाइल करना पड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न्स कैन बी रिवाइज्ड? एक 139(1) का रिटर्न तो आप रिवाइज कर ही सकते हैं, एक बिलेटेड रिटर्न भी आप रिवाइज कर सकते हैं, और आप लॉस रिटर्न को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो बेसिकली आप तीनों तरह के रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं अनलेस एंड अनटिल यू फाइल द रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। Next, ISKCON Inc., a foreign company and a non-resident in India for assessment year this, engaged in the business of trading of tube light outside India. The principal of the company has approached you to enlighten him regarding the provision of the Income Tax Act pertaining to the person who is required to verify the return. Basically, एक foreign company इंडिया में business मतलब एक बिजनेस कर रहा है, उसका प्रिंसिपल ऑफिसर बताया कि इनकम टैक्स एक्ट में उसको जो रिटर्न फाइल करना है उस कंपनी को कौन वेरीफाई कर सकता है इन केस ऑफ ISKCON Inc., मतलब फॉरेन कंपनी। एडवाइज हिम एज टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी देखो अमेंडमेंट का क्वेश्चन है। द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ इंक कैन बी वेरीफाइड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। बिल्कुल यस। द रिटर्न इन केस कैन बी वेरीफाइड बाय एनी डायरेक्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर। चाहे मैनेजिंग डायरेक्टर अवेलेबल हो या ना हो, रिटर्न एक डायरेक्टर साइन कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, द रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ ISKCON Inc. may be verified by a person who holds a valid power attorney from such company to do so irrespective of the availability or otherwise of the managing director। तो मेरा बात बहुत ध्यान से सुना, देखो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि इट कैन बी वेरीफाइड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर। ये बोल रहा है कि कोई भी डायरेक्टर कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबिलिटी या कुछ और एमडी है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कंपनी को नोटिफाई करना पड़ेगा कि ये पर्सन भी अब डायरेक्टर, ये पर्सन भी रिटर्न साइन कर सकता है। जो अमेंडमेंट आया था वो ये था, एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब्ड फॉर दिस पर्पस, कि कोई भी पर्सन जिसको इस केस काम के लिए रखा गया वो भी रिटर्न साइन कर सकते। तो थर्ड देखो क्या है, रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ ISKCON Inc. मे बी वेरीफाइड बाय पर्सन हु होल्ड्स अ वैलिड पीओ, मतलब वो प्रिस्क्राइब्ड है फ्रॉम दिस कंपनी, वो साइन कर सकता है।
हाँ, वहां पे चाहे एमडी हो या ना हो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर क्या पता है, 1 भी होगा 3 भी होगा, 1 भी होगा 3 भी होगा। तो करेक्ट आंसर इज 1 और 3। मतलब यहां पर आपका या तो एमडी करेगा या तो कोई पीओए वाला भी फ्रॉम सच कंपनी इररिस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एमडी ये भी साइन कर सकता है। फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट है। नेक्स्ट, मिस्टर पवन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग, मिस्टर पवन इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रोस्टिंग एंड ग्राइंडिंग कॉफी बीन्स। बहुत ध्यान से, कॉफी बीन्स रोस्ट एंड ग्राइंड कर रहा है। करेंट ईयर में उसका टोटल इनकम 4.5 लाख है। मिस्टर पवन फाइल्ड इज रिटर्न ऑन 3 मार्च 22, मतलब ये बिलेटेड रिटर्न है। बताओ उसका फी कितना पेबल है इन फर्निशिंग इन द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। बहुत ध्यान से सर, उसका टोटल इनकम कितना है बताइए, उसका टोटल इनकम कितना है बताइए। उसका टोटल इनकम है 4.5 लैक्स, उसका टोटल इनकम है 4.5 लैक्स। अब मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लीज मेरा बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर 5 लाख तक का अगर टोटल इनकम होता है ना, उससे कम होता है तो फी पेबल मैक्सिमम 1000 रुपया होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है तो उसको फीस के साथ फाइल करना पड़ेगा। और क्योंकि 31 दिसंबर के बाद भी अगर फाइल किया तो क्योंकि टोटल इनकम मैक्सिमम इतना है तो सर नॉट एक्सीडिंग 1000 इज द फीस विच ही हैज टू पे। Next, which of the following benefits are not allowable to Sakshi, a non-resident, while computing a total income and tax liability of this year under income tax act? बताइए इसमें से कौन सा बेनिफिट है जो एक एनआर को नहीं मिलेगा जब वो अपना टैक्स लाइबिलिटी निकालेगी। डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ जीएवी वाइल कम्प्यूटिंग इनकम फ्रॉम बैंगलोर, ये मिलेगा सर, ऐसा क्यों नहीं है। टैक्स रिबेट ऑफ 9500 फ्रॉम टैक्स पेबल ऑन हर टोटल इनकम ऑफ 4,40,000। सर देखो 4,40,000 पे आप टैक्स लाइबिलिटी निकालो तो कितना है, 4,40,000 पे आपका 2.5 लाख पे एग्जेम्पशन मिल रहा है तो इंटू 5% गिव्स यू 9500। बट ये रिबेट खाली और खाली रेसिडेंट को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता है। यही तो पूछा आपसे कि देखो नॉन रेसिडेंट कौन सा बेनिफिट अलाउेबल नहीं होगा। तो पीएम रिलीफ में टीजीबी हर एक एसएससी को मिलता है और इंटरेस्ट अर्न बाय हर ऑन एनआरओ सेविंग अकाउंट ये भी नॉन रेसिडेंट को एग्जेम्पशन मिल जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है पता है, बी। करेक्ट आंसर क्या है, बी। Last question, 100. Mr. Dinesh, a resident in India, has gross total income of 2,30,000 comprising of interest on savings account and rental income during the previous year. He incurred expenditure of 2 lakh, okay, 2 lakh for his son for a study tour to Europe. कुछ याद आ रहा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक लिमिट के ऊपर कर रहा है तो बॉस उसको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। फॉरेन अगर उस फॉरेन कर रहे तो उसको कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। मैं देख रहा हूँ कितना टाइम लग गया है, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए कुछ बीच में डेफिनेटली बहुत सारे टफ क्वेश्चंस थे, बहुत लेंदी क्वेश्चंस थे, तो यार इतना टाइम लग सकता है, डिफरेंशियल टाइम लग सकता है और लगना भी चाहिए मेरे हिसाब से, वरना प्रॉपर क्लैरिटी नहीं आएगा आपको। देखिए मिस्टर दिनेश रेसिडेंट है, ग्रॉस टोटल इनकम 2,30,000 मतलब बिफोर डिडक्शन एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन सर उसने 2 लाख रुपए का एक फॉरेन ट्रैवलिंग किया है। प्रोविजन बोलता है 2 लाख से ज्यादा का अगर फॉरेन ट्रैवलिंग करेगा, 2 लाख से ज्यादा का अगर फॉरेन ट्रैवलिंग करेगा तब जाके कंपल्सरी रिटर्न फाइल करना है। तो इन दिस केस बहुत अच्छा सवाल है, नो ही इज नॉट अटेन्ड रिक्वायर्ड टू फाइल। एग्जैक्ट आपको 2 लाख का अमाउंट दे दिया। अब ये सब इंस्टीट्यूट देखिए देता है, उपाय नहीं है। देखिए कंफ्यूजन आ सकता है या 2 लाख और मोर था कि 2 लाख से ज्यादा था। तो मेजॉरिटी टाइम्स एक्सीडिंग अ लिमिट होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि 2 लाख और मोर है, बहुत कम ऐसा होता है, समझ गए। तो यहां पे आंसर क्या है, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, क्योंकि 2 लाख से एग्जैक्ट ये फॉरेन ट्रैवलिंग किया उतना अलाउड है, उससे ज्यादा अगर करता तो रिटर्न फाइल करना पड़ जाता। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट गाइस। अपने को लगा जरूर 50 मिनट्स, बट आई थिंक दैट वाज वर्थ, एग्जैक्टली वर्थ, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया अपने, प्रैक्टिकल एमसीक्यू पूरा सॉल्व किए, हर एक के क्वेश्चन अपने पूरा सॉल्व किए। ठीक है, ओके, दैट्स इट फॉर द डे। 30 एमसीक्यूज, बहुत भारी एमसीक्यूज था और अच्छे से अपने सॉल्व किया। आई एम श्योर दैट यू लाइक दी क्लासेस, यू लाइक दी वीडियो। और इसी तरीके से अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं बता रहा हूँ आग लगा देंगे, अभी आने वाले टाइम में फाड़ के रख देंगे। प्रॉपर हर चीज का पूरा इलस्ट्रेशन, हर चीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, आपको एग्जाम रिलेटेड रेडी किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, वेल अगेन सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अगेन 30-40 एमसीक्यूज और डिस्कस करेंगे। इसी बुकलेट में से बुकलेट भी आपका पूरा खत्म हो जाएगा इसी वीडियोस के माध्यम से। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।